कार्यकर्ते बोलू का सगळे काय झालं आज मोठी सभा झाली तर भीम आरवडे यांच्या आयटी गुजराती काय पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही. एकदा काय ते तिच्या आईला होऊनच जाऊन दे. राज साहेबांवर परत बोललं तर लय मारील. काय म्हणत राज साहेब की जय बोल. सॉरी राज साहेब. नमस्कार मित्रों, खुल्लम खुल्ला न्यूज़, व्यूज़ और रिव्यूज़ के इस संस्करण में आपका स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि देश किस प्रकार से नकली समस्याओं में उलझा पड़ा हुआ है, जबकि हमारे देश की कुछ असली समस्याएं जो राष्ट्र निर्माण से संबंधित समस्याएं हैं, उन समस्याओं की चर्चा तक नहीं हो रही है। तो मैंने ये सोचा था कि इस बार मैं उन असली समस्याओं की बात करना शुरू करूंगा, लेकिन अभी जो कुछ दिनों पहले कुछ घटनाएं घटी हैं, विशेष रूप से महाराष्ट्र में जो घटनाएं घट रही हैं, उनको देख के मुझे लगा कि उनमें से जो एक नकली समस्या जिसकी बात हम लोगों ने की थी, भाषा को लेके जो भाषा विवाद की जो समस्या है, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करना आवश्यक है। भाषा और क्षेत्र का ये विवाद हम सब जानते हैं कि ये विवाद इसलिए खड़ा किया जा रहा है जिससे कि हिंदू समाज को बांटा जा सके, उसके अंदर एक नकली विभाजन की रेखा खींची जा सके। और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसके अंदर वैश्विक स्तर पे भी काम किया है, और वो सारे लोग मिलजुल के एक तरीके से एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए इन सारे विवादों को, उन सारे नकली विवादों को हर जगह बढ़ाने में लगे हुए हैं। और हमारा ध्यान जो पूरी तरह से होना चाहिए था राष्ट्र निर्माण से संबंधित विषयों को लेके, उन विषयों से हमारा ध्यान हटाया जा रहा है। तो भाषा विवाद की जो अभी स्थिति महाराष्ट्र के अंदर बनती हुई दिखती है, जिसके अंदर मनसे के कार्यकर्ता जहाँ जिस जगह भी है वहाँ किसी को पकड़ लेते हैं, उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें मराठी आती है कि नहीं। अगर वो कहता है कि मराठी नहीं आती है तो उसको 2-4 झापड़ रसीद कर देते हैं। और मनसे के जो सर्वोच्च नेता हैं वो आम सभा के अंदर ये कहते हैं कि कनपट्टी के नीचे बजाना जो है ठीक है, बस उसका वीडियो मत निकालो और बाकी सब देख लिया जाएगा। तो इस प्रकार की बातें कही जाती हैं और हम लोग उनको सुनते हैं। इस देश के बड़े बड़े नेता उनको सुनते हैं, हमारे देश के गृह मंत्री उनको सुनते हैं, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उसको सुनते हैं, और कुछ कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। उनके कारण होंगे, कई कारण होते हैं। कभी कभी होता यह है कि राजनीति को देखते हुए भी चलना पड़ता है, ये देखते हुए भी चलना पड़ता है कि अगर हम कोई कार्रवाई करें तो उसके परिणाम क्या होंगे, और उन परिणामों की बहुत चिंता रहती है। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनावों से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है, और लगता है कि ये चुनाव केंद्रित ही दल हो गया है, चुनाव से आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। तो हो सकता है कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सारे निर्णय ले रहे हैं हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, और यही ध्यान में रखते हुए संभवतः हमारे गृह मंत्री, राष्ट्र के गृह मंत्री चुपचाप बैठे हुए हैं। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और ये लोग भी स्वयंसेवक हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तेजस्वी सूर्या कुछ समय पहले उन्होंने भी कुछ वक्तव्य दिए थे, उनके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। इतना सुंदर नाम है, तेजस्वी हैं, और उदीयमान भाजपा के और हम सब लोगों के लिए एक उदीयमान सितारे की तरह जो है हमें दिखाई पड़े। ये बड़ा सुंदर बोलते हैं, बहुत सुलझे विचार हैं इनके, और बहुत सुंदर अंग्रेजी में भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, कन्नड़ में तो बोलते ही हैं। कुछ समय पूर्व मैंने इनके कुछ ट्वीट देखे जिसके अंदर इन्होंने वो जो भाषा विवादी हैं, जो कन्नड़ और हिंदी को लेके जो भाषा विवाद चल रहा है कर्नाटक के अंदर, जो चलाया जा रहा है, तो उन भाषा विवादियों के साथ खड़े दिखाई दिए। जहाँ कुछ भाषा विवादियों ने जाके एक बैंक के मैनेजर के साथ बदसलूकी की और उसको एक तरीके से फोर्स किया, उसके साथ ज़बरदस्ती की कि तुम कन्नड़ नहीं जानती हो तो तुम माफ़ी मांगो, इस तरह की बातें की गई। और उसमें जो उसने उत्तर दिया, उस उत्तर को लेके जिस प्रकार का की प्रतिक्रिया
तेजस्वी सूर्या की आई, वो बहुत ही ऐसी प्रतिक्रिया नहीं थी जो किसी संघ स्वयंसेवक की होती। संघ की शाखा में तो हम जाते हैं तो हमें पता है कि राष्ट्र एक है, भाषाएं अनेक हो सकती हैं, हमारी वेशभूषा अनेक हो सकती है, कुछ संस्कृति के अंदर भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, हमारी जो परिपाटी है, परंपराएं हैं, थोड़ी बहुत भिन्न हो सकती हैं, लेकिन ये देश एक है, हमारे पूर्वज एक हैं, हमारा समाज एक है, हमारे ईश्वर एक हैं, हमारा आध्यात्म एक है, हमारे धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांत एक हैं, सब उसी स्रोत से सब आया हुआ है। फिर भी जब ये बात कही जाती है, और कन्नड़ भाषा भी और हिंदी भाषा या संस्कृत में अंतर क्या है, वो सारी भाषाएं भी तो एक ही हैं, लेकिन फिर भी एक तेजस्वी सूर्या जैसा व्यक्ति अगर भाषा विवादियों के साथ खड़ा दिखाई देता है तो मेरे लिए दुख की बात होती है। ठीक उसी तरह देवेंद्र फडणवीस जो संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, इनका परिवार भी, इनके पिताजी भी संघ के स्वयंसेवक रहे, आपातकाल के दौरान वो जेल भी गए। राम मंदिर आंदोलन से देवेंद्र फडणवीस स्वयं जुड़े रहे, अयोध्या में हुई कार सेवा में उन्होंने स्वयं भाग लिया, जो उन्होंने बताया हुआ है। और वो भी जिस प्रकार का एक मुख्यमंत्री होने के नाते, इस राज्य का गृह मंत्री होने के नाते, जिस प्रकार का उनका रिस्पांस, जो उनका उत्तर होना चाहिए था महाराष्ट्र में घट रही घटनाओं को लेकर, वो उत्तर मुझे दिखाई नहीं दिया, और वो भी मेरे लिए दुख की और कष्ट की बात है। ठीक उसी तरह से इस राष्ट्र का गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह जी जो हैं, अमित शाह का जो रिस्पांस होना चाहिए था, जो उत्तर होना चाहिए था इन सारी घट रही घटनाओं को लेके, वो उत्तर भी मुझे केंद्र से आता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। थोड़ा त्रिभाषा सूत्र के बारे में भी जान लें, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसकी बात करती है। त्रिभाषा सूत्र ये नहीं कहता कि कोई राज्य कुछ भाषाओं में को अनिवार्य कर दे, ये नहीं कहता वो। त्रिभाषा सूत्र का मूल सिद्धांत, उसके पीछे का मूल सिद्धांत ये है कि कोई भी बालक, उसकी शिक्षा दीक्षा उसकी मातृभाषा में हो। अगर उसकी शिक्षा दीक्षा उसकी मातृभाषा में होती है तो वो अन्य विषयों को बेहतर, अच्छे तरीके से ग्रहण करता है, आत्मसात करता है। अगर वो अपनी मातृभाषा में अंग्रेजी सीखता है तो वो अंग्रेजी भाषा को भी अच्छी तरह आत्मसात करता है। गणित सीखता है तो गणित को भी बेहतर समझता है। अगर वो विज्ञान पढ़ता है अपनी मातृभाषा में तो विज्ञान के भी सिद्धांतों को बेहतर समझता है। ये है त्रिभाषा सूत्र। ये बात अलग है कि हर राज्य में उसकी एक राजभाषा होनी चाहिए, और वो राजभाषा तो अनिवार्य होनी चाहिए, सबको राज्य भाषा जाननी चाहिए। महाराष्ट्र में है तो मराठी राज्य भाषा है, उसको जानना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि राज्य के सारे काम मराठी में हो रहे हैं। उसी तरह अगर आप तमिलनाडु में हैं तो तमिल को जानना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ भी राज्य के सारे कार्य तमिल में हो रहे हैं। इसी तरह यदि आप तेलंगाना में हैं तो वहाँ तेलुगु जाननी पड़ेगी आपको। बंगाल में है, बंगाली जाननी पड़ेगी, क्योंकि राज्य के सारे काम बंगाली में हो रहे हैं। इसलिए राजभाषा का जानना अनिवार्य है। लेकिन त्रिभाषा सूत्र ये कहता है कि सारे बालकों को उनको की जो शिक्षा दीक्षा है वो उसकी मातृभाषा में हो। तो अगर यहाँ महाराष्ट्र के अंदर कोई तेलंगाना का रहने वाला है परिवार है, तेलुगु बोलने वाला परिवार है, तो उसके बालकों की, उस परिवार के बालकों की शिक्षा दीक्षा अगर तेलुगु में हो तो वो उनका विकास, उनका मानसिक विकास और अच्छा होगा, सुंदर होगा। अगर कोई किसी की मातृभाषा अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में भी उसका विकास बेहतर होगा, लेकिन उसकी मातृभाषा अंग्रेजी हो तो वो आवश्यक है। ये है त्रिभाषा सूत्र। अगर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस मूल बात को नहीं समझ रहे हैं तो उसमें समस्या है। और 3 भाषाओं को जानना यानी कि हर भारतीय का अपनी मातृभाषा के अलावा एक दूसरी भाषा, 2 और दूसरी भाषाओं को जानना, ये भी एक, और वो संभव है, बालक इन भाषाओं को ग्रहण कर सकता है तो उसका और भी एक, जो भाषा की दृष्टि से भी उसका मानसिक विकास होता है। वो भाषा की साम्यता देख और समझ सकता है।
इसीलिए प्रशासन को ये देखना होगा कि ये सब कैसे इसका कार्यान्वयन हो। त्रिभाषा सूत्र जो है उसका कार्यान्वयन करने के लिए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, और इसके लिए सबसे पहली अनिवार्यता ये है कि प्रशासन के अंदर ये संकल्प हो, ये दृढ़ निश्चय हो कि भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर कहीं कोई अन्याय नहीं होने देंगे। हर भारतीय कहीं भी जाके अपना व्यापार करने के लिए स्वतंत्र होगा, हर भारतीय कहीं भी जाके अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्वतंत्र होगा, हर भारतीय कहीं भी जाके कहीं भी कोई नौकरी करने के लिए स्वतंत्र होगा, बस उसकी योग्यता होनी चाहिए। ये एक दृढ़ निश्चय प्रशासन का, जो राष्ट्रवादी प्रशासन है उसका ही होना चाहिए। तब जाके राष्ट्र एक होगा, राष्ट्र एकता के सूत्र में बंधेगा। राष्ट्र एकता के सूत्र में तब नहीं बंधता है जब आप मांडवली करके, भाषा विवादियों के साथ मांडवली करके आप समस्याओं के समाधान ढूंढने के निरर्थक प्रयत्न करते हैं। आप उनका मन चढ़ाते हैं, आप उनको एनकरेज करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो भाषा विवाद करें, क्योंकि उनको लगता है कि वो करने से उनको लाभ हो रहा है। तो ये सारी मानसिकता छोड़नी पड़ेगी प्रशासन को। जहाँ भी जो भी प्रशासन है, प्रदेश के प्रशासन हो, राष्ट्र का प्रशासन हो, उसको ये मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। मांडवली नहीं, दृढ़ निश्चय और संकल्प की आवश्यकता है कि ये भी सत्ता में बैठे जो स्वयंसेवक हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं, न जाने कहाँ से उनकी ऐसी मनोवृत्ति हो गई है कि वो समस्याओं का सामना करने की जगह उनसे किनारा करने लगे हैं। उनको लगता है कि अगर वो किनारा करके चले जाएंगे तो समस्याएं तिरोहित हो जाएंगी, अपने आप खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं होने वाला है। वो समस्याएं आपका पीछा करती रहेंगी, और वो समस्याएं उस वैश्विक षड्यंत्र का हिस्सा है जो अब तक आपको पता चल गया है कि वो षड्यंत्र किस स्तर पे और किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद भी अगर उन समस्याओं का सामना आप नहीं करेंगे, उन षड्यंत्रों का सामना नहीं करेंगे, तो उनका निदान कहाँ से खोज पाएंगे आप। जो कुछ भी महाराष्ट्र में इस समय हो रहा है वो उस वैश्विक, या कर्नाटक में जो हो रहा है वो उस वैश्विक षड्यंत्र का ही हिस्सा है। आज ये महाराष्ट्र में हो रहा है, कल अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जो है मराठी लोगों को मारना पीटना शुरू कर दें उत्तर प्रदेश में और बिहार के अंदर, तब क्या होगा? तो समस्या तो और बड़ी हो जाएगी। और वो ये कर सकते हैं क्योंकि वो जो वैश्विक षड्यंत्र है वो उसका हिस्सा है। इस देश को तोड़ने के वैश्विक षड्यंत्र का हिस्सा बने हुए हैं वो अपनी सत्ता के लिए। ममता बनर्जी बंगाल में इस देश को तोड़ने के वैश्विक षड्यंत्र का हिस्सा है, इसीलिए वो भी वहां बहिर्गतो और ये सारे मुद्दे ले आके खड़ी कर देती हैं, और हम देखते रह जाते हैं। उसका समाधान, उसका प्रत्युत्तर नहीं हम ढूंढ पाते हैं, एक प्रभावशाली प्रत्युत्तर। ये तो इन परिस्थितियों में देश के गृह मंत्री का क्या उत्तर होना चाहिए? जो कुछ भी कर्नाटक में हो रहा है, जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है, और जो कल किसी और प्रदेश में भी हो सकता है, उसमें देश के गृह मंत्री का क्या उत्तर होना चाहिए? देश के गृह मंत्री का उत्तर तो बड़ा स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी भाषा भाषी किसी प्रदेश में, वो भारतवासी है इतना ही पर्याप्त है। वो कहीं भी आ जा सकता है, रह सकता है, बोल सकता है, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का पालन कर सकता है, अपनी परंपराओं का पालन कर सकता है, और उसके ऊपर कोई हाथ नहीं उठाएगा। और जो हाथ उसके ऊपर उठाएगा, उस भारतीय पे जो हाथ उठाएगा भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, उस हाथ को काट दिया जाएगा। ये होना चाहिए रिजॉल्व देश के गृह मंत्री का। और जब ये रिजॉल्व दिखाएंगे देश के गृह मंत्री, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि कहीं भी ये भाषा विवादी नजर नहीं आएंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे। कोई मराठी उत्तर प्रदेश में जाए और उसको कोई छू दे, ये कहे कि तुम मराठी बोलने वाले हो, तुम यहाँ नहीं रह सकते। मैं अगर रहता वहाँ उत्तर प्रदेश में, मैं वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पढ़ा हूँ, वहाँ हमारा जिम्नाजियम जो है वो शिवाजी हॉल कहा जाता था। हमारी जो लाइब्रेरी है उसका नाम सयाजीराव गायकवाड़ लाइब्रेरी था। हमारे कई शिक्षक महाराष्ट्र से आए हुए थे, हमारे आईटी में और बाकी सारे
सारे संस्थानों में महाराष्ट्र के विद्यार्थी वहाँ पढ़ा करते थे। अगर वहाँ महाराष्ट्र के किसी विद्यार्थी के ऊपर, किसी भी मराठी के ऊपर अगर किसी ने हाथ उठा दिया होता ये कह के कि तुम मराठी हो और मैं उत्तर भारतीय हूँ इसलिए तुम्हें मारने का हक है मुझे, यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर, इस बनारस के अंदर, तब देखते क्या होता। विद्यार्थी परिषद, पूरी की पूरी विद्यार्थी परिषद खड़ी हो जाती, लड़ती उनसे, ऐसे गुंडों से, बदमाशों से। ये होता हमारा रिजॉल्व, ये होता है राष्ट्रवाद। और उस राष्ट्रवाद को मानने वाले जो लोग आज गृह मंत्री हैं, जो लोग आज प्रधानमंत्री हैं, वो चुप बैठ जाते हैं। जब एक अन्य भाषा, एक अन्य प्रांत के व्यक्ति को अपमानित किया जाता है दूसरे प्रांत के अंदर, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी भाषा का अपमान नहीं होना चाहिए। हर भारतीय भाषा का सम्मान होना चाहिए। हिंदी का भी सम्मान होना चाहिए, मराठी का भी सम्मान होना चाहिए, मलयालम का भी सम्मान होना चाहिए, और तेलुगु का भी, तमिल का भी सम्मान होना चाहिए, बंगाली का भी सम्मान होना चाहिए। और कोई भी उनका अपमान करेगा, हिंदी का अपमान करेगा, कहीं उसके ऊपर कालिख पोतेगा, वो भी स्वीकार्य नहीं है। कोई किसी तेलुगु साइन बोर्ड के ऊपर अगर कालिख पोतेगा, वो भी स्वीकार नहीं है। कन्नड़ साइन बोर्ड के ऊपर कालिख पोतेगा, वो भी स्वीकार नहीं है। मराठी साइन बोर्ड के ऊपर कालिख पोतेगा, वो भी स्वीकार नहीं है। यह होना चाहिए प्रत्युत्तर देश के गृह मंत्री का। तब जाके आप लड़ पाएंगे इन देश के विभाजनकारी तत्वों के साथ, इन देश तोड़कों के साथ। केवल नक्सलियों से नहीं लड़ना है, इन तत्वों के साथ भी लड़ना है। यह और भी खतरनाक है। नक्सली तो खुलेआम एक सेना की तरह आपसे लड़ रहे हैं, आप उनसे निपट भी लेंगे, लेकिन ये तो घर घर में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं आपको पता नहीं है। कहीं से उठ के किसी ने किसी को जाके झापड़ मार दिया, कहीं ने किसी को पीट दिया। आज पीट रहे हैं, कल किसी की जान भी ले सकते हैं। क्या करेंगे आप? जिहादी तो ले ही रहे हैं जान, कि कहीं कोई जिहादी मोहल्ले में गया, वहाँ कहीं टकरा गई, किसी की गाड़ी हल्की सी भी टकरा गई किसी ठेले से, तो उसको लोग, अगर वो हिंदू है तो उसे मार दिया जा रहा है। एक घटना नहीं घटी है जिसके अंदर ये पता चला हो कि किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान मोहल्ले में कहीं ठेले को जाके टक्कर मार दी हो और उसको किसी ने लिंच किया हो। अगर हिंदू है तो फिर आपका जाना मुश्किल है, वो नो गो जोन बने हुए हैं। तो इस तरह के आप भारतीयों के लिए महाराष्ट्र, अन्य प्रांत के भारतीयों के लिए महाराष्ट्र नो गो जोन बन जाएगा? या क्या महाराष्ट्र के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश नो गो जोन बनाया जाएगा? क्या महाराष्ट्र के लोगों के लिए कर्नाटक नो गो जोन हो जाएगा? ये नो गो जोन हर जगह जो जिहादी बनाते फिरते हैं, अब ये भाषा विवादी भी बनाना शुरू कर देंगे और आप इसको स्वीकार करेंगे? इसीलिए जो हमारे स्वयंसेवक हैं वो जरा सोचें, संघ शाखा से जो उनको प्रेरणा मिली है उसको ध्यान में रखें, और फेस द ब्रूट का जो सिद्धांत, जो मंत्र, आतताइयों का सामना करने का जो मंत्र स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष हमको दे गए हैं, उस मंत्र को ध्यान में रखें और लड़ें इनसे, इन आतताइयों से। उनके साथ मांडवली नहीं करें। यह आवश्यकता है देश के लिए, राष्ट्र के लिए। इस प्रकार की मानसिकता की आवश्यकता है। हर जगह युद्ध होने हैं, हर क्षेत्र के अंदर युद्ध होने हैं। वो मैं कह रहा हूं आपसे कि भारत के निर्माण को लेके भी, जो कुछ देश राष्ट्र निर्माण को भी लेके जो कई मुद्दे हैं, वहां भी युद्ध स्तर पे ही काम करना है। तो वो मानसिकता लेके चलनी पड़ेगी। सो ये सारे तत्व जो देश को बांटने का, समाज को तोड़ने का, विशेष रूप से हिंदू समाज को तोड़ने के षड्यंत्र में भागीदार हैं, इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा, और बहुत ही रूथलेसली। ऐसे नहीं निपटना होगा कि मांडवली करते फिर रहे हैं, ये नहीं करना पड़ेगा। रूथलेसली निपटना पड़ेगा, एकदम निर्ममता के साथ, कहीं कोई मोह माया नहीं, उसके साथ निपटना पड़ेगा। अपनी पूरी प्रशासनिक क्षमता का उपयोग करते हुए इनके साथ निपटना पड़ेगा। बस इतना ही कहना था। शेष भारत निर्माण से संबंधित जो हमारे देश की असली समस्याएं हैं, वो भी मुंह बाय खड़ी हैं। अभी कुछ गुजरात में कुछ घटा है, तो उनको लेके भी चर्चा करेंगे आगे आने वाले संस्करणों में। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।